आवाज आ रही है? हेलो जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एक बार कंफर्म करो कि आवाज एंड विजुअल्स प्रॉपर है। पूरब जी, विदुषी जी, तनुजा, दीपांश जी। तो सभी को आवाज आ रही है प्रॉपर? गुड आफ्टरनून सर। यस सर, ओके जी, थैंक यू। तो जी, लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे? पर्सपेक्टिव के बारे में कर रहे थे ना। तो उससे पहले हमने इंस्टीट्यूशनलाइजेशन किया था ज्योग्राफी का। तो अभी देखो, हमारा जो टॉपिक है ना वो बिल्कुल चल रहा है थोड़ा सा अलग, है ना। ऐसा है कि जो जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी है, क्लाइमेटोलॉजी, ये सब चीज़ें तो हम करेंगे ही। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी भी हम करेंगे। बट ये कुछ एक ऐसा एरिया होता है ना जहाँ से क्वेश्चन पूछे तो जाते हैं, बट हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि क्वेश्चन किधर से आया। हमें लगता है कि जीएस का क्वेश्चन है ना। मैन एंड इन्वायरमेंट रिलेशन पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं ऑप्शनल में, चाहे वो यूपीएससी है चाहे यहाँ पर है। बट हम उनको कैसे करते हैं? हम उनको जीएस के अप्रोच के साथ करते हैं। और जब हम जीएस के अप्रोच के साथ करते हैं तो फिर नंबर नहीं आते। तो नंबर क्यों आएंगे? क्योंकि क्वेश्चन तो काय किसका था? ऑप्शनल का था। इसलिए किसी भी सब्जेक्ट का पर्सपेक्टिव पढ़ना पहले बहुत जरूरी होता है ना। तो हमने द वेरी फर्स्ट थिंग जो हमने यहाँ पर कवर की थी वो था इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जी, जो हमारे बीच में पहली बार आए हैं। होपफुली आपने ऑनलाइन क्लासेस देख ली होगी। तो पहले हमने इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के बारे में किया था, और उसके बाद हम पर्सपेक्टिव के बारे में कर रहे थे। पर्सपेक्टिव में हम देख रहे हैं कि वो जो एक तरह का फिलोसॉफिकल व्यू पॉइंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिसने ज्योग्राफी को एज ए सिंपल नॉलेज बेस्ड डिसिप्लिन से एक साइंटिफिक सब्जेक्ट बनाया, उसी को, उस फिलोसफिकल व्यू पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पर्सपेक्टिव बोलते हैं। तो पर्सपेक्टिव के क्षेत्र में, पर्सपेक्टिव के केस में हमारे पास तीन ही थीम है। पहला थीम क्या था? पहला थीम है टू स्टडी द इन्वायरमेंट, स्टडी द प्लेनेट अर्थ एज ए होम टू ह्यूमन। कि ज्योग्राफी क्या स्टडी करें, ये पर्सपेक्टिव है। पहला हमने पढ़ा कल कि ज्योग्राफी स्टडी करता है क्या? ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ प्लेनेट अर्थ एज ए होम टू ह्यूमन। अब होम टू ह्यूमन, अगर हम प्लेनेट अर्थ को स्टडी करें तो उसमें भी क्या चीजें इंक्लूड की जाए, उसके बारे में बहुत सारे फिलोसफिकल व्यूज हैं। जब हम प्लेनेट अर्थ को एज ए होम टू ह्यूमन देख रहे हैं कि उस होम टू ह्यूमन में हम क्या क्या स्टडी करें ज्योग्राफी में, उसको लेकर भी बहुत सारे व्यूज हैं। बहुत सारी डिबेट्स हुई। कि वो डिबेट्स क्या है? डिबेट्स ये है कि प्लेनेट अर्थ को एज ए ह्यूमन होम हम जब कंसिडर करते हैं तो क्या क्या उसमें हम ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशन को स्टडी करें, क्या हम अर्थ के क्रस्ट को स्टडी करें, या फिर हम पूरे के पूरे अर्थ के सिस्टम को स्टडी करें। तो ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे सामने थे। तो हमारे पास द वेरी फर्स्ट पर्सन जो हमने यहां पर देखा था, उनका नाम क्या था? इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज को फादर ऑफ जियोग्राफी भी बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज ही वॉज द पर्सन जिसने जियोग्राफो टर्म दिया। दूसरा, ही एक्चुअली explained this term, said this term, that the geography studies the planet Earth as a home to human. This was the very ancient view that was presented by whom? This Eratosthenes. Now, George Garland was very important person. George Garland क्या बताता है? George Garland बता रहा था कि देखो, अर्थ को हम अगर सिर्फ क्रस्ट तक लिमिट कर रहे हैं, इफ वी आर स्टडिंग ओनली द क्रस्टल पार्ट ऑफ द अर्थ, तो दैट इज आवर इनेबिलिटी। ये हमारी इनेबिलिटी है कि हम डायरेक्टली कोर में नहीं जा सकते। अदरवाइज अर्थ एक ऐसा ऐसा एक प्लैनेट है जो दूसरे सेलेस्टियल बॉडी की तरह है। जैसे हमारे पास जुपिटर है, हमारे पास मार्स है, हमारे पास सन है। अदर सेलेस्टियल बॉडी की तरह अर्थ भी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ही है। इसलिए जब हम इसको स्टडी करते हैं, वी शुड हैव द साइंटिफिक ओरिएंटेशन। वी शुड नॉट लिमिट अवर सेल्फ टू द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, है ना। हमें कोर के बारे में भी जानना चाहिए। एंड अर्थ इज वेरी वेरी सेंसिटिव। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर
द लाइफ एग्जिस्ट बिकॉज अर्थ हैज अ वेरी नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर. सो सिर्फ मरकुरी को अगर आप देखो, द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, मरकुरी में रेंज ऑफ टेम्परेचर कैसा होता है, सन के सबसे नजदीक है. नाउ मरकुरी पर डे टेम्परेचर चला जाता है 500 डिग्री सेल्सियस और रात का टेम्परेचर आता है -75 डिग्री सेल्सियस. बट अगर आप अर्थ को देखोगे, अर्थ एज ए प्लैनेट, तो डे का टेम्परेचर अगर जाता है 24 डिग्री सेल्सियस तो रात का टेम्परेचर जाता है 10 डिग्री सेल्सियस. तो यहां पर टेम्परेचर में क्या है, एक नैरो रेंज है. तो ये जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, अर्थ के पास है. और इसी टेम्परेचर के कारण अर्थ एक हैबिटेबल प्लैनेट बना. इसलिए जब हम अर्थ के ऊपर लाइफ को स्टडी कर रहे हैं तो हमें एक साइंटिफिक व्यू पॉइंट रखना पड़ेगा. इसलिए ही वॉज नॉट इन द साइड ऑफ दो स्कॉलर हु सेड दैट वी शुड ओनली लिमिट आवर स्टडी टू द अपर लेयर ऑफ द अर्थ. उसके बाद हमारे पास रिचर्ड हर्थशोर एक पर्सन आए, जिन्होंने क्या बताया, उन्होंने सिंपली ये बताया कि ज्योग्राफी एक इंटीग्रेटिव साइंस है, हमें जो है फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी को आपस में रिलेट करना चाहिए. बिकॉज हम यहां पर दो तरह के लैंडस्केप को पढ़ते हैं ज्योग्राफी में. एक फिजिकल लैंडस्केप होता है, माउंटेन वैलीज या फिर रेनफॉल या फिर टेम्परेचर, ये सब फिजिकल लैंडस्केप है. और एक कल्चरल लैंडस्केप है. कल्चरल लैंडस्केप क्या हो गया, द वे ह्यूमंस आर लिविंग ओवर सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया. हमारे पास कहीं पर शहर है, कहीं पर गांव है, कहीं पर पॉपुलेशन अलग प्रकार की है, कहीं पर अलग प्रकार के रिलीजन्स होते हैं, कहीं का खान पान डिफरेंट है. सो दीज कल्चरल लैंडस्केप और दीज फिजिकल लैंडस्केप दोनों को इकट्ठा स्टडी कर रहे हैं ज्योग्राफी में. So for this purpose, we cannot limit ourselves to the surface or to study the cultural aspect. हमें physical aspect को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अर्थ को एज ए इंटायर प्लैनेट समझना पड़ेगा. हमें अर्थ के अंदर गहराई में जाना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ के ऊपर जब हम माउंटेन पढ़ रहे हैं तो माउंटेन पढ़ने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, कोर में जाना पड़ेगा. अर्थ के ऊपर जब हम सर्विसेज, जब हम मिनरल्स पढ़ रहे हैं तो मिनरल्स कहीं ना कहीं किधर से आए हैं, कोर से आए हैं. इसलिए क्योंकि अर्थ एक इंटीग्रेटिव साइंस है, डिसिप्लिन है, तो यहां पर ज्योग्राफी को हम फिजिकल एस्पेक्ट से अलग नहीं कर सकते. बट फिर हमारे पास फर्दिनांद रिchthofen एक पर्सन है, वो बोल रहा है कि लाइफ सिर्फ सरफेस पर है, इसलिए बाकी चीजें क्यों पढ़नी, छोड़ो, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर पढ़ लो, थोड़ा सा अर्थ का सरफेस पढ़ लो और क्रस्ट के थोड़ा गहराई तक जाओ जहां तक जा सकते हैं और इतना ही स्टडी कर दो. दैट्स वाई दैट इज व्हाट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ज्योग्राफी शुड बी. समझ आए. उसके बाद हमने एक और टॉपिक किया था, दैट वाज द ज्योग्राफी एज ए साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. सी, हमारे पास चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं वो किसी ना किसी वे में स्पाशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्पाशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है. अब स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, स्पेस पर डिस्ट्रीब्यूशन है. ज्योग्राफी क्या स्टडी करती है, स्पेस को. और इस स्पेस, इस जगह, इस एरिया में, इस ज्योग्राफिकल एरिया में हर चीज अलग अलग वे में, हर फिनोमिना अलग अलग वे में डिस्ट्रीब्यूटेड है. अब चाहे आप पॉपुलेशन को ले लो, चाहे आप टोपोग्राफी को ले लो, चाहे आप रेनफॉल को ले लो, चाहे आप मिनरल को ले लो, चाहे आप कोई भी नेचुरल वेजिटेशंस को ले लो, हर एक एस्पेक्ट इस प्लैनेट अर्थ पर स्पाशियली ऑर्गेनाइज्ड है. एंड दिस स्पाशियल अरेंजमेंट of these phenomena is actually known as the distribution. And what geography does, geography only studies the distribution of these all phenomena. तो ये हमारा एक थीम है और इस थीम में हमारे पास क्या क्या था कि क्यों हम डिस्ट्रीब्यूशन करते, डिस्ट्रीब्यूशन को क्यों हम स्टडी करते, बिकॉज इसके कारण हमें क्या मिलेगा, रीजनल प्लानिंग को समझ पाएंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट में हमें हेल्प मिलेगी, अर्बन प्लानिंग को हम अच्छे से समझ पाएंगे, या फिर इन्वायरमेंट कंजर्वेशन को हम अच्छे से कर पाएंगे. तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, फादर ऑफ बायोजियोग्राफी. ज्योग्राफी में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर है जिसमें एक है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट. हम्बोल्ट ने क्या किया, इसने स्टडी किया यहां पर, जब ये यहां पर था, इस एरिया में था, यहां की बायोजियोग्राफी को जब ये स्टडी कर रहा था, यहां के फ्लोरा फोना को ये स्टडी कर रहा था, तो इसने एक लिंक पाया. इसने क्या देखा कि जितने भी एस्पेक्ट है, जितने भी फिजिकल या फिर बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, उन सब का आपस में क्या है, एक लिंक है ना. तो उसने बोला कि यहां पर जैसा वातावरण यहां पर है, जैसा टेम्परेचर यहां पर है, जैसी सॉइल यहां पर है, जैसा रेनफॉल यहां पर है, अगर कहीं दूसरी जगह पर भी सेम स्थितियां पाई जाएगी, वहां पर जो लिविंग कंडीशंस अगर सेम होगी, वहां पर फ्लोरा और फोना कैसा होगा, सेम ही होगा. सो वो भी क्या समझने की कोशिश कर रहा है, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन को समझने की कोशिश कर रहा है कि देयर इज ए लिंक
इन ऑल द फिनोमिनाज ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। अगर हम रेनफॉल को देखें, अगर हम सॉइल की कंडीशंस को देखें, अगर हम जो है ह्यूमिडिटी को देखें, अगर हम फ्लोरा को देखें, या फिर हम फोना को देखें, और हम ह्यूमन एक्टिविटीज को देखें, ह्यूमन कल्चरल लैंडस्केप को देखें, ये सब आपस में कैसे हैं? दीज ऑल आर लिंक्ड। डेजर्ट पर, चाहे वो थार का डेजर्ट है, चाहे वो सहारा का डेजर्ट है, चाहे वो अरेबिया का डेजर्ट है, हर जगह पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज विल बी सेम, लोगों का खान पान का तरीका विल बी सेम, लोगों का पानी का यूज करने का तरीका विल बी सेम। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरियल डिस्ट्रीब्यूशन और द स्पेस के ऊपर जो स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज सिमिलर इन ऑल वेयर, प्रोवाइडेड जो कंडीशंस है वो कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। सिमिलर कंडीशंस प्रोड्यूस सिमिलर टाइप ऑफ कल्चर, सिमिलर टाइप ऑफ वेजिटेशन, सिमिलर टाइप ऑफ सॉइल। सो ये जो हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हमें कौन बता रहा है? हम बोल्ट हमें बता रहा है। नाउ इसके बाद हमारे पास देखो, हमने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में यह भी देखा कि अलग अलग ज्योग्राफी में जो सब डिसिप्लिन है, जैसे हमारे पास एक है फिजिकल ज्योग्राफी। अब ये फिजिकल ज्योग्राफी क्या स्टडी करता है? ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करता है। किसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करता है बताओगे जरा? किसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करेगा? फिजिकल फिनोमिना का डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करेगा। इट विल स्टडी द फिजिकल फिनोमिना, वेयर दे ऑपरेट एंड व्हाई दे ऑपरेट। अब अगर यहां पर कोई फिजिकल फिनोमिना है, फिजिकल फिनोमिना में क्या आ गया? यहां पर कोई माउंटेन है, यहां पर कोई सॉइल बना हुआ है, यहां पर किसी प्रकार का रेनफॉल हो रहा है, यहां किसी जगह पर टेम्परेचर कितना है, ये सारे के सारे एस्पेक्ट क्या है? दीज ऑल एस्पेक्ट आर फिजिकल फिनोमिना। नाउ ये किस जगह पर ऑपरेट हो रहे हैं, और ये हो गया वेयर दीज फिजिकल फिनोमिनाज आर ऑपरेटिंग, और यहां पर क्या है? व्हाई दीज फिजिकल फिनोमिनाज आर ऑपरेटिंग। इसको फाइंड आउट कहां पर करना है? इसी फिजिकल ज्योग्राफी में हमने फाइंड आउट करना है। तो कहीं ना कहीं हम एरियल डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम पढ़ रहे हैं, तब हम क्या देख रहे हैं कि कोई चीज कहां पर लोकेटेड है और वो चीज वहां पर क्यों लोकेटेड है। सो जब जैसे हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे कि हिमालय यहां पर है इंडिया में, क्यों यहां पर है, हम कारण खोजने की कोशिश करेंगे, हम टेक्टोनिज्म में जाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि थार के डेजर्ट में हमें पैटलैंड टोपोग्राफी मिलता है। फिर हम क्या पढ़ेंगे? वेदरिंग एंड इरोजन के बारे में पढ़ेंगे कि वहां पर वेदरिंग कुछ और प्रकार का है, फिजिकल वेदरिंग हो रहा है, और वहां पर जो है डिफरेंशियल इरोजन्स भी हो रहा है, जिसके कारण वहां पर पैटलैंड टोपोग्राफी बन गया। तो दुनिया में हर जगह पर पैटलैंड टोपोग्राफी होगा कहां? ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट में। सो कहीं ना कहीं जो फिनोमिनाज है, उनका लोकेशन, वे आर देयर लोकेटेड, एंड द रीजन व्हाई दीज फिनोमिनाज आर लोकेटेड एट दैट प्लेस, दिस इज द कोर ऑफ ज्योग्राफी। ये क्या है? एक तरह का ज्योग्राफी का कोर है। ऐसे ही ह्यूमन ज्योग्राफी में भी अगर हम देखें, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में भी हम डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ते हैं। किसका डिस्ट्रीब्यूशन? कि वहां पर पॉपुलेशन किस प्रकार से है, वहां पर रिलीजन किस प्रकार का है, वहां का कल्चर किस प्रकार का है, वहां का इकोनॉमी किस प्रकार का है, वहां का ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, वहां के शहर, अर्बन लैंडस्केप वहां पर कैसे हैं। फिर पढ़ते हैं कि ये सब ऐसा क्यों है। उसके लिए आ जाएगा गवर्नमेंट की पॉलिसीज किस प्रकार की है, एंड ऑल दीज थिंग्स, है ना। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है नहीं है, रीजंस फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज ऑल थिंग्स आर स्टडीड इन द ह्यूमन ज्योग्राफी। नाउ लास्ट में अगर आप इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी की बात करो, तो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी विल आल्सो स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वायरमेंटल फिनोमेना। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी विल आल्सो स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वायरमेंटल फिनोमेना। इन्वायरमेंटल फिनोमेना में क्या आता है? पॉल्यूशन के बारे में आएगा, सॉइल डिग्रेडेशन के बारे में आएगा, है ना। पंजाब का सॉइल खराब हो रहा है, क्यों हो रहा है? सॉइल डिग्रेडेशन के बारे में आएगा, रिसोर्स डिप्लीशन के बारे में आएगा, या फिर बायोडाइवर्सिटी लॉस के बारे में आएगा। ये सब नाउ ये सब कहां हो रहा है? दिस इज द स्पेशियल एस्पेक्ट, कहां पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये वहां पर क्यों हो रहा है, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन, है ना। वो क्या हो जाएगा? व्हाई, वेयर एंड व्हाई। सो ज्योग्राफी एक्चुअली स्टडीज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोमिनाज ऑन द प्लेनेट अर्थ। इसमें हमारे पास कुछ स्कॉलर्स का, एक हमारे पास स्कॉलर और है, दैट इज योर कार्ल रिटर। उसका एक अकाउंट लिखो। कार्ल रिटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। कार्ल रिटर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन ज्योग्राफी, बहुत जगह पर ये आएंगे, है ना। ही सजेस्ट
ज्योग्राफी स्टडीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, he suggests that he suggests that geography studies suggests that geography studies distribution of natural and human phenomena, studies distribution of natural and human phenomena in understanding a region, इन अंडरस्टैंडिंग ए रीजन। तो उसने रीजनल ज्योग्राफी का एक सिद्धांत दिया है, रीजनल ज्योग्राफी। तो उसने क्या बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन तो स्टडी करता है, फिनोमिनास को तो, के डिस्ट्रीब्यूशन को तो स्टडी करता है ज्योग्राफी, बट उसको किसके लिए, रीजनल फिनोमिना को, किसी रीजन को, किसी जगह को स्टडी करने के लिए। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास हिमालय में, हम किन्नौर में हैं, सपोज करो कि हम किन्नौर में हैं, तो किन्नौर में हमारे पास जब हम ज्योग्राफिकल स्टडी किन्नौर का करेंगे तो क्या स्टडी करेंगे, कुछ फिजिकल फिनोमिना करेंगे कि वहां रेनफॉल कितना होता है, हम बोलेंगे कि वहां पर 60 सेंटीमीटर बारिश होती है, रेनशेडो है। और अगर हम बोलेंगे कि वहां पर टिरेन कैसा है, हम बोलेंगे स्टीप माउंटेन है। हम बोलेंगे कि सॉइल कैसी है, सॉइल वहां पर स्लाइटली बेसिक और अल्कलाइन है, सैंडी सॉइल है। ये हो गया फिजिकल फिनोमिनाज आर स्टडीड इन द किन्नौर के लैंडस्केप में। इसके अनुसार वहां पर ह्यूमन फिनोमिना क्या होगा, ह्यूमन फिनोमिना में वहां पर क्या आ जाएगा, वहां पर आएगा वहां का पॉपुलेशन कितना है। अब क्योंकि डेजर्ट है तो पॉपुलेशन स्पार्स होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी विल बी समवेयर 10 पीपल लिविंग इन अ स्क्वायर किलोमीटर एरिया। और उनका पहनावा, उनका लाइफस्टाइल, उनका सेटलमेंट रूरल है कि अर्बन है, आप बोलोगे कि वो रूरल है, क्यों, बिकॉज वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना ज्यादा स्केल का है नहीं। तो यहां पर हम ज्योग्राफी को कहां लेकर जा रहे हैं, एक रीजन्स पर लेकर जा रहे हैं। हमबोल्ट के किसके बारे में बात कर रहा है, पूरे के पूरे एक बड़े बायोजियोग्राफिकल एरिया की बात कर रहा है। कार्ल रिटर क्या बोल रहा है कि ज्योग्राफी में स्टडी तो किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन को, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन को, नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन एस्पेक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया जाता है। बट क्यों, द पर्पस ऑफ द स्टडी इज टू अंडरस्टैंड ए रीजन, किसी रीजन को स्टडी करना है। जैसे कुल्लू मनाली वाला रीजन है, वहां की फिजिकल कंडीशंस क्या होगी, वहां पर रेनफॉल कितना, सॉइल कितना, रिवर ड्रेनेज क्या है, और वहां के ह्यूमन एस्पेक्ट क्या है, लोगों के लाइवलीहुड किस प्रकार का है, लोगों का पहनावा, लोगों के घर, लोगों का आपस में सोसाइटी का इंटरेक्शंस किस प्रकार का है। इसको रीजन स्पेसिफिक स्टडी करना भी क्या है हमारे पास, इट इज योर रीजनल ज्योग्राफी, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम करते हैं। ठीक है, सो यहां पर अगर आप देखोगे रीजन्स पर, फिर कार्ल रिटर ने बोला है कि हर एरिया में ये डिस्ट्रीब्यूशन को हम अप्लाई कर सकते हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का स्टडी होता है हर एरिया में हम इसको अप्लाई करते हैं। जैसे अगर किसी क्षेत्र में आप किसी एग्रीकल्चर लैंडस्केप को डेवलप कर रहे हैं, किसी बड़े एरिया में आप एक एग्रीकल्चर लैंडस्केप को डेवलप कर रहे हैं, आप एक ज्योग्राफर हैं, नाउ यू वांट टू डेवलप एन एग्रीकल्चर लैंडस्केप ओवर ए लार्जर एरिया, लार्जर रीजन, तो फिर आप क्या सोचकर करोगे, है ना। तो उसके लिए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर है जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो वो स्कॉलर हमारे पास है वॉन थुनेन, आपने सुना होगा। तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर है वॉन थुनेन। इन्होंने एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर लैंडस्केप मॉडल दिया है, लैंडस्केप मॉडल दिया है इन्होंने अपना। और ये जो एग्रीकल्चर लैंडस्केप मॉडल है जो इन्होंने दिया है 1826 में, अब देखो जब हम एग्रीकल्चर करेंगे ना तब हम इस मॉडल को करेंगे। बट इन्होंने क्या बताया है, डिस्ट्रीब्यूशन हर एरिया में होगा, हर एक्टिविटी में होगा। ना यहां पर इन्होंने बताया कि अगर आप एग्रीकल्चर की बात करो तो एग्रीकल्चर क्या है, ये एक ह्यूमन एस्पेक्ट है। एग्रीकल्चर इज नॉट अ फिजिकल एस्पेक्ट, इज अ ह्यूमन एस्पेक्ट, बिकॉज ह्यूमन जो है कृषि करते हैं, क्यों, ताकि वो कुछ कल्टीवेट कर पाए और उसको मार्केट में लेके जाकर ट्रेड कर पाए, उनको थोड़ा सा इनकम हो जाए। नाउ अगर आप इस ह्यूमन एस्पेक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को देखो, तो अगर ये मार्केट है, इफ इट इज द मार्केट, तो इस मार्केट, दिस मार्केट का होना विल डिसाइड द टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल लैंडस्केप। इसने बोला कि इस मार्केट के नजदीक
इस मार्केट्स के नजदीक ये ट्रांसपोर्टेशन रूट है, ये एक रोड है, एक कैनाल है, एक रिवर है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन है, कुछ भी हो सकता है। इसने बोला क्योंकि इस मार्केट के नजदीक जो लैंड है उसका प्राइस बहुत ज्यादा है, लैंड रेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए यहां पर जो फार्मिंग होगी वो होगी इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब क्या होगा, बहुत ज्यादा स्केल पर जो है यहां पर कल्टीवेशन की जाएगी, ज्यादा खादें डाली जाएगी, ज्यादा यहां पर जो है मैन पावर को यूज किया जाएगा, और बहुत एक्सेसिव, मतलब साल में 3-4 क्रॉप निकाल देंगे इससे। इंटेंसिव कल्टीवेशन होगी, क्यों? बिकॉज जमीन का वैल्यू कैसा है, बहुत ज्यादा, लैंड का रेंट बहुत ज्यादा देना है, और यहां पर क्रॉप सिर्फ वो उगानी है जो जल्दी पक जाए और उसको सुबह के लिए मार्केट में ले जाकर सेल किया जाए। सो देखो यहां पर पेरिशेबल गुड्स को उगाएंगे, क्यों? बिकॉज ये पेरिशेबल गुड्स अगर आप दूर से लेकर जाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए कहां उगाओगे, मार्केट के पास उगाओगे ना। मार्केट के आसपास की जो जमीन होती है वो बहुत महंगी, इसलिए इस जमीन को आप साल में एक ही बार नहीं कल्टीवेट करोगे, क्यों? बिकॉज लैंड का रेंट बहुत देना है, इसलिए आप क्या करोगे, साल में 3 क्रॉप लोगे। आप खरीफ में भी उगाओगे, आप रबी में भी उगाओगे, और आप जो है जायद में भी उगाओगे। और उगाओगे क्या, उस क्रॉप को जो पेरिशेबल है, जो अभी उगी, टमाटर, और सुबह के लिए मार्केट में पहुंचा दिया। और इससे जब आप दूर जाओगे थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रहा है, बट यहां पर जो आपका जो लैंड का रेंट है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्यों? बिकॉज आप मार्केट से काफी दूर चले गए, गांव में चले गए, और क्योंकि अब ट्रांसपोर्टेशन दूर हो गया है, इसीलिए यहां पर आप, हो सकता है कि आप फायरवुड उगाना शुरू करो, हो सकता है आप जो है कुछ इस तरह की चीजें, इस तरह का जो है टिम्बर उगाना शुरू करो, ट्रीज उगाना शुरू करो, यहां पर आप सिल्वी कल्चर करो, ताकि आप यहां से फूड ना ले जाओ। यहां से क्या ले जा रहे हो, यहां सिटी में लोगों को घर बनाने के लिए टिम्बर चाहिए, आग जलाने के लिए फायरवुड चाहिए, उसको आप यहां से लेकर यहां पहुंचा पाओ, क्योंकि ये पेरिशेबल नहीं है, तो इसको आप थोड़ा सा दूर भी कर सकते हो ना। यहां से दूर, अब और दूर अगर आप जाओगे तो यहां पर लैंड होल्डिंग बहुत बड़ी हो गई, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन का प्रेशर नहीं है, और यहां पर लैंड का जो रेंट है वो बहुत कम है, यहां पर बहुत बड़े बड़े खेत हैं, इसलिए फार्मर क्या करेगा, यहां पर अपनी जमीन में कहीं पर एनिमल हस्बेंड्री कर देगा, ग्रेजिंग करना शुरू कर देगा, किसी एरिया को खाली छोड़ देगा, किसी एरिया में फार्मिंग करेगा, और फार्मिंग में क्या उगाएगा, फार्मिंग में उगाएगा वो फूड ग्रेन, व्हीट उगा देगा, राइस उगा देगा, मिलेट्स उगा देगा, क्योंकि ये जो फूड ग्रेन्स होते हैं दे आर नॉन पेरिशेबल, इसलिए दे आर ग्रोन एट फार्दर डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट। समझ आ गया? तो कहीं ना कहीं इस रीजन को समझने में, अगर हम इस रीजन को समझने में, इसके एग्रीकल्चर लैंडस्केप को समझने में हम किसका यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं ज्योग्राफी का, है ना। यहां पर हम किसी एरिया में क्या क्रॉप उगाई जाएगी वो उस एरिया की लोकेशन विल डिसाइड। सो दिस आइडिया वॉज गिवन बाई वॉन थुनेन। अब ये वॉन थुनेन का पूरा मॉडल कब करेंगे, जब हम एग्रीकल्चर करें। अभी एक पॉइंट लिखो, एग्जाम्पल कार्ल रिटर का ये एग्जाम्पल है। वॉन थुनेन लिखो, वॉन थुनेन का एग्जाम्पल लिखो, कार्ल रिटर के नीचे ही आपने लिखना है कि रीजनल ज्योग्राफी में डिस्ट्रीब्यूशन को, किसी रीजन को अंडरस्टैंड करने में, वहां के फिनोमिना में, वहां पर किस किस प्रकार के फिनोमिना पाए जाते हैं, इसको स्टडी करने में ज्योग्राफी का क्या रोल है। तो इसका एक एग्जांपल लिखो। हमारे पास कौन है, वी हैव द वॉन थुनेन। वॉन थुनेन ने क्या मॉडल दिया है, एग्रीकल्चर लैंडस्केप आउटग्रोज, ऐसे लिखो, एग्रीकल्चर लैंडस्केप आउटग्रोज। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर हो रहा है, एग्रीकल्चर लैंडस्केप आउटग्रोज as concentric ring around a city, outgrows as concentric ring around city, concentric ring around city, and variety of cultivation is done, variety of cultivation is done based on, किसके आधार पर, based on concentric ring around a city, variety of cultivation is done based on land rent, अगर सस्ती है तो कुछ और उगाएंगे, अगर महंगी है तो फिर कमर्शियल क्रॉप उगाएंगे, पेरिशेबिलिटी, और तीसरा क्या है, ऑल्सो द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। समझ आया? तो एग्रीकल्चर लैंडस्केप डेवलप एज ए
concentric ring around a city, है ना, where variety of cultivation is done based on these criteria. सो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है. फिर एक और पर्सन आते हैं, ऑगस्ट लॉश. सेकंड पर्सन इज ऑगस्ट लॉश. नाउ हु इज दिस ऑगस्ट लॉश? ये एक इंडस्ट्रियल, ये भी एक ज्योग्राफर है, वेरी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर. इन्होंने 1930 में अपना इंडस्ट्रियल लोकेशन थियरी दिया. हम सब ये करेंगे बाद में, इंडस्ट्रियल लोकेशन थियरी दिया. तो इन्होंने क्या बताया कि कोई बिजनेस, कोई इंडस्ट्री कहां पर स्टैब्लिश होगी? वहां स्टैब्लिश होगी जहां पर लैंड रेंट कम हो, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो, यहां पर मार्केट एक्सेस हो, मार्केट अवेलेबिलिटी हो, मार्केट एक्सेस हो, और जहां पर वेज रेट कैसे हो, वेज रेट कम हो. क्यों? क्योंकि जब किसी इंडस्ट्री या फिर बिजनेस ने स्टैब्लिश होना होता है तो वो किस माइंडसेट के साथ होता है? टू अर्न द प्रॉफिट, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. व्हाट द इंडस्ट्रियलिस्ट will demand? Low land rent, transportation cost should be less, market access होना चाहिए. अब ऐसा नहीं हो सकता है कि केचप टोमेटो, अब सेब टोमेटो केचप का डिमांड अगर शिमला में है और आप जो है टोमेटो केचप बनाने की फैक्ट्री लगा दो जयपुर में, तो केचप को जयपुर से यहां लाने में कितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाएगा. तो आप शिमला के आसपास ही कहीं परवाणु में इंडस्ट्री लगा दोगे. क्यों? बिकॉज आपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बढ़ाया. नाउ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करना है, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना है. नाउ वेज रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? क्योंकि अगर लेबर फोर्स हमारे पास ज्यादा है, ज्यादा लोग हैं जो जो काम करना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या है? वेज रेट्स कम होंगे. वेज रेट कम होंगे तो फिर इनपुट कॉस्ट कम होगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना. सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है? ये तो फ्रेट है. ये तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक तरह का फालतू खर्चा है, इसलिए ये जितना कम हो उतना ज्यादा उसका प्रॉफिट. अगस्त लॉश, एक पॉइंट लिखो, इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमिक लोकेशन, या लिखो, सॉरी इसमें लिखो, तो इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसेस सेलेक्ट लोकेशन. इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज एंड लोकेशन, सॉरी इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसेस select location based on these parameter, based on land rent, transport, market access and wage rate. इसके ऊपर जो है किसी भी इंडस्ट्री का लोकेशन निर्धारित होता है. नाउ बस इतने एग्जांपल बहुत है. फिर एक वाल्टर क्रिस्टालर भी है, उसको भी हम पढ़ेंगे. देख लिया सभी ने वाल्टर? फिर हमारे पास एक पर्सन आता है वाल्टर क्रिस्टालर. अब वाल्टर क्रिस्टालर क्या बोलता है? देखो, इसका थियरी सिंपल है कि जब कोई, इसको बोलते हैं सेंट्रल प्लेस थियरी. दिस इज द सेंट्रल प्लेस थियरी, सब हम करेंगे बाद में. अब ये क्या बता रहा है? जो सिटी है, जब हम सिटी को डेवलप स्टडी कर रहे हैं ज्योग्राफी में, वहां पर भी कहीं ना कहीं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिविटीज को ही स्टडी करते हैं. ठीक है. अब जैसे, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज को ही स्टडी करते हैं. जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे पास एक सिटी है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ के पास बहुत सारे शहर हैं. ये चंडीगढ़ मेन सिटी है, दिस इज अ बिग सिटी. ये एक मेन मेट्रो सिटी है, न्यूक्लियस है पूरे के पूरे नॉर्थ का, चंडीगढ़. और इसके पास यहां पर सोलन है, और इधर लुधियाना है, और इधर अंबाला है, और इधर हमारे पास कौन है? इधर हमारे पास सपोज करो कि ये रोपड़ है. दीज आर सम ऑफ द सिटीज सराउंडिंग चंडीगढ़. अब यहां पर ये जो चंडीगढ़ का डेवलपमेंट है, ये कुछ रिंग्स के फॉर्म में हुआ है. चंडीगढ़ यहां पर जो है, ये एक मेन सिटी है जो ऐसी सर्विसेज को ऑफर कर रही है जिनको ये सिटीज ऑफर नहीं कर सकती. सपोज करो कि अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि सोलन में मारुति का जो है यहां पर शोरूम है, मारुति, या फिर सोलन में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जहां पर थोड़ा थोड़ा इलाज हो जाता है, या सोलन में एक कॉलेज है, यहां पर सब जगह पर यही सुविधा है.
तो इन सब सर्विसेज के, दीज आर द लोअर ऑर्डर सर्विसेज, इनके लिए लोगों को चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर ऑफर्ड बाई सोलन। सोलन वाला सोलन में रहेगा, रोपड़ वाला रोपड़ रहेगा, अंबाला वाला अंबाला, और लुधियाना वाला लुधियाना। बट अगर किसी ने अगर किसी ने जो है जीप लेनी है, तो जीप थोड़ी महंगी कार हो गई, सोलन में जीप का शोरूम नहीं है, तो जीप के लिए उसको कहां जाना पड़ेगा? चंडीगढ़। अगर उसने कोई बड़ी सर्जरी करवानी है तो यहां पर फोर्टीज या फिर पीजीआई नहीं है, तो उसके लिए उसको कहां जाना पड़ेगा? चंडीगढ़। और अगर हमारे पास उसको यूनिवर्सिटीज में जाना है तो यहां पर कॉलेज नहीं है, यहां पर यूनिवर्सिटी नहीं है, यूनिवर्सिटी के लिए कहां जाना पड़ेगा? चंडीगढ़। सो समहाउ दीज सराउंडिंग स्मॉलर सेटलमेंट या फिर सिटीज आर फंक्शनली कनेक्टेड विद द चंडीगढ़, बट द डिफरेंस इज व्हाट? Chandigarh is offering the higher order services and the surrounding smaller cities are offering the lower order services, but both are functionally interconnected. So ये जो सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन है, यहां पर पॉपुलेशन का कॉन्सेंट्रेशन है, यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हो रही है, these all are studied under the geography. अब है तो डिस्ट्रीब्यूशन ही है। अब यहां पर छोटे शहर है तो क्यों है? बिकॉज यहां पर छोटी सर्विसेज ऑफर की जाती है। ये बड़ा शहर है तो क्यों है? क्योंकि यहां पर बड़ी सर्विसेज ऑफर की जा रही है। एक पॉइंट लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस सेंट्रल प्लेस थियरी, सेटलमेंट फॉर्म हायरार्किकल पैटर्न, हायरार्किकल पैटर्न, सेटलमेंट फॉर्म हायरार्किकल पैटर्न। हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, विदुषी जी, पूरब जी, ठीक हो, समझ आ रहा है आपको? हायरार्किकल पैटर्न, larger settlement offers larger settlement in the center, larger settlement in the center offers higher order services to the higher order services to the surrounding smaller settlement, surrounding smaller settlement, which offers lower order settlement, sorry, which offers lower order services, lower order services है हाँ, to the, देखो सेटलमेंट ऑफर हायर ऑर्डर सर्विसेज टू द स्मॉलर सेटलमेंट इन, क्या लिखा था मैंने? सराउंडिंग स्मॉलर सेटलमेंट विच ऑफर्स द लोअर ऑर्डर सर्विसेज। एक कंक्लूजन लिखो 2 लाइन में, ओनली 2 लाइन का कंक्लूजन विल बी देयर। दस ज्योग्राफी स्टडीज, geography as a science, thus geography as a science of distribution, geography as a science of distribution studies the spatial organization, spatial को special नहीं करना है, spatial organization of which phenomena? Physical and human phenomena, physical and human phenomena। समझ आया जी सभी को? नाउ अगर क्वेश्चन आता है वाई ज्योग्राफी इज ए साइंस टू स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोमिनास, तो आप उसमें लिख सकते हो बिकॉज द सब्जेक्ट मैटर ही है। ज्योग्राफी इज द नॉलेज ऑफ स्पेस, इट इज नॉट द नॉलेज ऑफ टाइम। नॉलेज ऑफ टाइम का जो सब्जेक्ट है वो कौन है? हिस्ट्री। ज्योग्राफी इज अबाउट द स्पेस, और स्पेस पर कौन सी जगह कहां कहां पर रखी है, क्यों रखी है, क्यों हो रही है, दिस विल बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्योग्राफी। थर्ड पर्सपेक्टिव जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास क्या है? थर्ड पर्सपेक्टिव जो इंपॉर्टेंट है दैट इज योर मैन एंड एनवायरमेंट इंटरेक्शंस। ये बहुत क्रूशियल है, मैन एंड एनवायरमेंट इंटरेक्शंस। थर्ड जो हमारे पास एक पर्सपेक्टिव है दैट इज द मैन एंड एनवायरमेंट इंटरेक्शन और रिलेशनशिप। देखो हमारे पास क्या है कि कुछ स्कूल ऑफ थॉट है। अब देखो हमारी कैपेबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द सराउंडिंग या फिर नेचुरल सराउंडिंग आर अकॉर्डिंग टू द सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट। इफ अगर हम इमेजिन करें आज से 50 साल पहले, 50 ईयर बैक, हमारे फोर फादर क्या नेचर को मॉडिफाई करने में सक्षम थे? नहीं थे। अब जो कुल्लू में थे वो कुल्लू में ही रहे, क्यों? बिकॉज उनके चारों तरफ एक फिजिकल बैरियर था, उनके चारों तरफ एक बड़े पहाड़ थे।
उन पहाड़ को क्रॉस करने के लिए वो टनल थोड़ी ना बना सकते थे, उनके पास तो टेक्नोलॉजी ही नहीं था। सो दे वर फोर्स्ड टू बिहेव अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस और द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द नेचर। तो जहां पर नेचर स्ट्रांग हो उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म क्या बोलेगा? डिटर्मिनिज्म बोलेगा डेस्टिनी ऑफ द ह्यूमन इज डिटरमाइंड बाय द नेचर, है ना। ह्यूमंस आर नॉट केपेबल टू मॉडिफाई द नेचर, है ना। नेचर इज कोर्सिव। कोर्सिव का मतलब होता है वो फोर्सफुली लोगों को क्या बोलेगा कि आप ऐसा करो। बॉडी साइज, शेप, एयर, हेयर कलर, ये सब कौन डिसाइड करेगा? इन्वायरमेंट। बट इवन द एक्टिविटीज ऑफ द ह्यूमन विल बी रेगुलेटेड बाय द इन्वायरमेंट। बट फिर जैसे जैसे हम एडवांसमेंट की तरफ जाते हैं, जैसे सिविलाइजेशनल एडवांसमेंट होती है, तो फिर हमारे पास टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आ जाती है, हमारे पास नॉलेज आ जाती है। तो फिर हम उस नॉलेज से हम क्या बन गए? कैपेबल। नाउ वी हैव नाउ बिकम कैपेबल इनफ टू मॉडिफाई आवर सराउंडिंग अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। नाउ जब हम इस स्थिति में आ जाए कि अपनी सराउंडिंग को, अपने नेचर को हम अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग यूटिलाइज कर पाए, दैट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट? पॉसिबिलिज्म। नाउ ये पॉसिबिलिज्म का सिद्धांत बहुत लेट आता है हिस्ट्री में, ज्योग्राफिकल हिस्ट्री में। क्यों? बिकॉज बड़े लंबे टाइम तक हम नेचर से डरते थे। हमें डर लगता था जब धरती हिलती थी तो भूकंप आता था। हमें डर लगता था कि जब कभी जो है तूफान आ रहा है, पता नहीं क्या होगा। हम इन सब चीजों को किसके साथ जोड़ देते थे? भगवान के साथ जोड़ देते थे कि भगवान की इच्छा होगी। हम सन को पूजते हैं, है ना, सन गॉड। वाई? बिकॉज हमारी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम उसको समझ पाए, उसको एक्सप्लोर कर पाए। जो चीज हमारे बस से बाहर हुई हमने उसको रिस्पेक्ट करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि वो ज्यादा पावरफुल है। हमने पानी को रिस्पेक्ट करना शुरू किया, वर्शिप करना शुरू किया। वरुण देवता, आई थिंक वायु देवता, और भी होते हैं ना, अग्नि देवता, सब है। क्यों हम इसको रिस्पेक्ट करते हैं? बिकॉज बड़े लंबे अंतराल से इन्होंने ह्यूमंस को क्या किया है? रेगुलेट किया है, हमारी एक्टिविटी को कंट्रोल किया है। और जो हमारे कंट्रोल से बाहर है हम उसको क्या करते हैं? वर्शिप करते हैं। सो जहां पर नेचर को वर्शिप किया जाता है, नॉट बिकॉज कि वी लव नेचर बट बिकॉज नेचर इज मोर पावरफुल, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉसिबिलिज्म। और जहां पर हम नेचर को, उसको बोलेंगे हम डिटर्मिनिज्म। और जहां पर हम नेचर को रिस्पेक्ट नहीं करते बिकॉज हम अपने आप को मास्टर मानते हैं और नेचर को स्लेव मानते हैं, और हम ये मानते हैं कि नेचर जो हमारे चारों तरफ जो भी बाउंड्रीज है हम इनको अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉसिबिलिटीज। समझ आ गया? तो यहां पर आप देखो कुछ पॉइंट्स हम लिखेंगे। फर्स्ट एक छोटा सा यहां पर लाइन लिखो, स्मॉल लाइन इज देयर, स्मॉल लाइन इज देयर। वन इज द, देखो, मैन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस। देखो मैन एंड नेचर इंटरेक्शन। अब देखो सबसे पहले तो नेचर होता क्या है, ऐसा भी हो सकता है ना। अब अगर यहां पर ह्यूमन है, एनीथिंग दैट सराउंड द ह्यूमन, कुछ भी इस इंसान के चारों तरफ है, सब कुछ क्या है? नेचर ही तो है। अब इस नेचर को आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हो। वन कैन बी द फिजिकल नेचर, फिजिकल नेचर या फिर नेचुरल इन्वायरमेंट। दूसरा हो सकता है कल्चरल नेचर या फिर ह्यूमन इन्वायरमेंट। दो चीजें हो सकती है ना। फिजिकल नेचर में क्या आ जाएगा? फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या आ जाएगा? टेम्परेचर कितना है, पहाड़ है, नदियां हैं, समंदर है, पेड़ पौधे हैं, सब है। और यहां पर ह्यूमन या फिर ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा कि ह्यूमन ने अपने लिए किस प्रकार का मैल्यू, किस प्रकार का जियोग्राफिकल लैंडस्केप तैयार किया है। समझ आ गया? अब जहां पर फिजिकल नेचर ह्यूमन पर भारी होगा तो हम बोलेंगे उसको क्या? डिटर्मिनिज्म। जहां पर ह्यूमन नेचर पर भारी है उसको क्या बोलेंगे? पॉसिबिलिज्म। इन दोनों का इकट्ठा अगर हम देखें तो उसको बोलेंगे हम नियो डिटर्मिनिज्म। आजकल हम किस दौर में रह रहे हैं? नियो डिटर्मिनिज्म के दौर में रह रहे हैं। क्यों? अभी पिछले 70-80 साल से हमने इतना एक्सप्लोर कर दिया नेचर को कि ये प्लेनेट अर्थ अब हैबिटेबल प्लेनेट ही नहीं रहा। अब क्या हो रहा है? अब हम लोग इस प्लेनेट अर्थ में इतनी हमने तबाही मचा दी है कि अब कैलेमिटीज हो रही है, अब डिजास्टर हो रहे हैं, अब कैटास्ट्रॉफीज हो रही है, लोग लाखों में मर रहे हैं। इसलिए अब स्कॉलर क्या बोल रहे हैं कि इट इज नॉट पॉसिबिलिज्म, ये तो हमने गलत सोच लिया था, अब इसको अंडू करो। और अंडू अगर करना है तो वहां पर हम एक बैलेंस की बात कर रहे हैं कि देयर इज नॉट द डिटर्मिनिज्म, देयर इज नॉट द पॉसिबिलिज्म। इसका एक ब्रिज है, एक रिकॉन्सिलिएशन है, और वो रिकॉन्सिलिएशन क्या है? नियो डिटर्मिनिज्म।
रिलेट कर पा रहे हो ना? यहाँ पर एक छोटी लाइन लिखो, द ज्योग्राफी स्टडीज द इंटरेक्शन बिटवीन, geography studies the interaction between human and natural environment. Geography studies the interaction between human and natural environment, and how these interactions shape the environment, how these interactions shape the environment, as well as their natural surrounding, how these interaction shape the environment as well as their, sorry, क्या लिखा मैंने, how these interactions shape the natural as well as human behavior, human behavior लिखना है, ठीक है? सो इसमें हमारे पास कितने थीम्स है जी? हाउ मेनी थीम्स डू वी हैव द 3 थीम्स। हम मेनली 3 ही थीम करेंगे, थीम तो इसमें बहुत है और भी है, बट वी विल ओनली कवर दीज 3 थीम्स। एक थीम है हमारे पास क्या, सबसे पहले इट इज डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म सबसे पहले चल रहा है, डिटर्मिनिज्म। दूसरा थीम हमारे पास आता है पॉसिबिलिज्म। तीसरा थीम हमारे पास चलता है नियो डिटर्मिनिज्म। दिस इज योर नियो डिटर्मिनिज्म, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म एंड नियो डिटर्मिनिज्म, ठीक है? अब सबसे पहले हम स्मॉल स्मॉल लाइन में इसको कवर करेंगे, ज्यादा हम लिखेंगे नहीं, समझेंगे पूरा, ताकि थोड़े आपके जो नोट्स हैं वो कैसे बने, थोड़े क्रिस्पी और शॉर्ट बने। सो वी हैव द डिटर्मिनिज्म। फर्स्टली पहले हम करेंगे डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म क्या होता है? डिटर्मिनिज्म ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। इट इज द एंशिएंट व्यू विच कंसीडर्स, ये एक एंशिएंट व्यू है, एंशिएंट व्यू विच कंसीडर natural environment more powerful than whom? More powerful than man, है ना? एंशिएंट व्यू है विच कंसिडर नेचुरल एनवायरमेंट मोर पावरफुल देन मैन। वन मोर पॉइंट, नेचर इज coercive, nature is coercive and force human to work, within the confines of environment। ठीक है? नेचर इज कोर्सिव बिकॉज, क्यों नेचर कोर्सिव है? बिकॉज इसने कुछ कन्फाइनमेंट्स बनाई है, इसने कुछ बाउंड्रीज बनाई है, एंड द नेचर विल फोर्स द ह्यूमन टू वर्क विद इन दीज मार्जिन्स, विद इन दीज कन्फाइनमेंट, दीज बाउंड्रीज। सो हमारे पास गाइडलाइंस कौन देगा? हमारे पास गाइडलाइन देगा नेचर। ह्यूमन सिर्फ उन गाइडलाइन को क्या करेगा? फॉलो करेगा, है ना? तो यहां पर human culture is the consequence of only, human culture is the consequence of what? Human culture is the consequence of the limits of nature, good, the limits of physical surrounding, लिखो physical surrounding, बस इतना, कहानी बहुत है इसमें। अब इसमें लिखेंगे व्यूज हमारे पास क्या क्या है, व्हाट आर द व्यूज, हिस्टोरिकल व्यूज क्या क्या है, डेवलपमेंट क्या क्या है। अब देखो, डेवलपमेंट अगर हम देखेंगे ना, वो कैसी होगी? डेवलपमेंट विल बी डिसाइडेड बाय द लेवल ऑफ सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट। अब देखो, डिटर्मिनिज्म बहुत स्ट्रांग होगा, उसको बोलेंगे इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म थोड़ा सा ह्यूमनिस्टिक होगा,
उसको बोलेंगे एंथ्रोपोसीन या फिर एंथ्रोपोसेंट्रिक डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म का इंटेंसिटी कितना है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द लेवल ऑफ सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट। अब जैसे अगर मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे पास ग्रीक लोग थे, अब ग्रीक लोग के पास कोई टूल्स नहीं थे, इनके पास कुछ टेक्नोलॉजी नहीं थी, इनके पास कुछ ऐसे नॉलेज नहीं थी जिससे ये अपने सराउंडिंग के फिनोमिना को समझ पाए, बारिश के फिनोमिना को समझ पाए, वोल्केनो के फिनोमिना को समझ पाए, धूप के फिनोमिना को समझ पाए। तो इन लोगों ने क्या सोच लिया कि ये सारी की सारी चीजें हैं बड़ी खतरनाक, बिकॉज हम उठते तब है जब सन उगता है। तो इन्होंने क्या सोचा, सन इज वेरी पावरफुल, इसलिए हम इसको क्या बोले, हम इसको जो है सन गॉड कंसिडर कर देते हैं, अपोलो या फिर हेलियोस। हेलियोस इज द, क्या बोलते हैं उसको, सन गॉड को हेलियोस बोला जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों उन लोगों ने डिटर्मिनिज्म को बताया? क्योंकि जब उन्होंने ऑब्जर्व किया उनकी की सारी एक्टिविटीज वर गवर्न्ड बाय द सराउंडिंग। अब जैसे जैसे सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट हुई, तो इनका सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट था यहां, उसके बाद क्लासिकल पीरियड आता है। क्लासिकल पीरियड आता है कहीं पर अगर हम देखें तो 16 सेंचुरी बीसी में, सॉरी 16 सेंचुरी एडी में, और यहां पर हमारे पास वेरिनियस और कांत है। ये क्या बोलते हैं, ये देते हैं क्लासिकल डिटर्मिनिज्म। अब ये लोग क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि भाई इतना स्ट्रॉन्ग स्टॉन्च डिटर्मिनिज्म नहीं है, इसमें ह्यूमंस का एक रोल है। मैन इज द पार्ट ऑफ नेचर, इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर, एंड मैन हैज द कैपेबिलिटी टू रिशेप द सराउंडिंग। पर उन्होंने टर्म पॉसिबिलिज्म नहीं दिया, उन्होंने क्या बोल दिया, इट इज द क्लासिकल डिटर्मिनिज्म। उन्होंने बोला यहां पर स्टॉन्च डिटर्मिनिज्म है, बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल डिटर्मिनिज्म है। यहां पर डिटर्मिनिज्म थोड़ा सा लीनियंट हो गया, क्यों? क्योंकि मैन और ह्यूमन अब क्या होंगे, थोड़े से डेवलप हो गए। उसके बाद हमारे पास, और जब हम आगे की तरफ आते हैं मॉडर्न एरा में, हमारे पास इकोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म आता है। और इकोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म में हमारे पास लोग आते हैं, हमबोल्ट और रिटर। हमबोल्ट और रिटर क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि विदाउट ह्यूमन नेचर इज नथिंग। आप नेचर को ह्यूमंस के होने के बगैर इमेजिन नहीं कर सकते। इन्वायरमेंट इज मीनिंगलेस विदाउट ह्यूमन, बिकॉज हमबोल्ट का एक व्यू है, बिकॉज देयर इज ए लिविंग एनर्जी दैट पास थ्रू ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब अगर हम यहां पर देखेंगे, दीज आर द प्लांट्स, दीज आर द एनिमल्स, और ये प्लांट्स क्या कर रहे हैं, ये प्लांट का जीवन चक्र चल रहा है कुछ एनर्जी से। वो एनर्जी किधर से आ रही है, सन से। CO2, ये सब क्या है, दीज आर द अबायोटिक सराउंडिंग। प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा, इस एनर्जी को अपने अंदर लेकर आएगा, यहां से ये एनर्जी एनिमल के पास जाएगी, एनिमल से ये एनर्जी ह्यूमंस के पास जाएगी। और आप बोल रहे हो कि ह्यूमन इज सेपरेट फ्रॉम दिस इन्वायरमेंट। तो वो क्या बोल रहे हैं कि इन्वायरमेंट इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन कल्चर, यू कैन नॉट सेपरेट इन्वायरमेंट फ्रॉम द ह्यूमंस। Environment without human element is meaningless. Why? Because there is a binding force between these all. उसके बाद थोड़ा, सॉरी, एनर्जी इज द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन दीज ऑल। उसके बाद थोड़ा सा और डेवलपमेंट आता है, ह्यूमन की जो सिविलाइजेशन है वो आगे की तरफ एडवांस होती चले जाती है। फिर हमारे पास कुछ स्कॉलर आते हैं, जैसे हमारे पास 1859 में हमारे पास डार्विन आता है। तो डार्विन ने अपना थियरी दिया है, ऑरिजिन ऑफ अ स्पीशी, एक बुक लिखा है। और इसी ऑरिजिन ऑफ स्पीशी में इन्होंने एक और डिटर्मिनिज्म दिया है, उसको बोलते हैं साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म। तो साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म में ये क्या बताते हैं कि ह्यूमन का जो बायोलॉजी है, ह्यूमन का जो बॉडी है, उसका जो नेचर है, वो कौन गवर्न करता है, इन्वायरमेंट गवर्न करता है। अगर ह्यूमन आज खड़ा होकर चल रहा है तो क्यों चल रहा है, बिकॉज इन्वायरमेंट ने उसको फोर्स किया ऐसा करने के लिए। ह्यूमन का अगर थंब डेवलपमेंट हुआ है, क्यों हुआ है, बिकॉज इन्वायरमेंट ने उसको फोर्स किया है ऐसा करने के लिए। ह्यूमन का अगर टेल बॉन डिसअपियर हुआ है तो किसी पर्पस से डिसअपियर हुआ है। सो एवरी ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी एज वेल एज द टाइप ऑफ दिस स्पीशी, जिसको हम होमोसेपियंस बोलते हैं, ये सब किसने रेगुलेट किया है, इन्वायरमेंट में रेगुलेट किया है। तो इस बायोलॉजिकल प्रिंसिपल को, जिसको लॉ ऑफ एवोल्यूशन कहा जाता है, इसको डार्विन ने क्या बताया, इट इज द साइंटिफिक
डिटर्मिनिज्म। अब धीरे धीरे आगे आगे जैसे जाओगे, फिर रेटसेल आएगा और फिर आगे लाबलाच आएगा, वो क्या बोलेंगे, वो डिटर्मिनिज्म को वीक करना शुरू करेंगे और ह्यूमन एलिमेंट को ऊपर ले जाना शुरू करेंगे। क्यों? कंडीशन तो सेम है। अब जो सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट है वो क्या है, वो थोड़ी सी आगे की तरफ जा रही। सो जैसे जैसे सिविलाइजेशन आगे की तरफ जाएगी तो ह्यूमंस क्या करेंगे, सराउंडिंग को थोड़ा सा प्रभावित करना शुरू कर देंगे। और जब प्रभावित करना शुरू करेंगे तो फिर इन्वायरमेंट की जगह मास्टर कौन बन जाएगा, ह्यूमन। और फिर जब ह्यूमन मास्टर बन जाएगा तब कौन सा थियरी आएगा, तब आएगा पॉसिबिलिज्म। और उसको देने वाला कौन था, वाइडल डी लाब्लाच। समझ आ गया? सो इसका एक हिस्टोरिकल व्यू हम यहां पर लिखेंगे। वी हैव ए स्मॉल हिस्टोरिकल व्यू डिटर्मिनिज्म का। तो सबसे पहले तो वी हैव द इन्वायरमेंटल। देखो, डिटर्मिनिज्म में आपने ध्यान रखना है, अगर हम इसको थोड़ा सा और छोटा करें तो ऐसे कर सकते हैं। डिटर्मिनिज्म में हमारे पास टाइप्स हैं। एक है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ये बहुत स्टॉन्च डिटर्मिनिज्म है जी। स्टॉन्च, समझते हो स्टॉन्च शब्द क्या है? पावरफुल डिटर्मिनिज्म, फोर्सफुल। मैन इज द स्लेव, इन्वायरमेंट इज द मास्टर। हम लोग क्या है, स्लेव है, हम अपने इच्छा से कुछ नहीं कर सकते, नेचर ही बताएगा। ऐसा कुछ साल पहले तो था ही, हिमालय में तो था, इधर हमारी साइड बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपनी घाटी से बाहर नहीं निकले, फिर वो ऊपर आए चोटी पर किसी तरह से। हो दुनिया इतनी बड़ी है, हमें तो पता ही नहीं था। सोचो आप, ये कितनी बड़ी बात है। रोड नहीं थे, मूवमेंट नहीं थी, मोबिलिटी नहीं थी, तो वो जो लोग थे वहीं उसी वैली में पैदा हुए, वहीं मरे। क्यों? बिकॉज चारों तरफ जो पहाड़ है वो इतने ऊंचे हैं कि वो कभी उससे बाहर ही नहीं जा पाए। आज हम लोग सात धार को एक ही बार क्रॉस कर देते हैं, बिलासपुर के सतधर कैलूर। सोचते हैं हम क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? बिकॉज हमारे पास क्या है, गाड़ी है, हमें तो पता भी नहीं चलता कि पहाड़ आया। और फिर चलो, हिमालय बहुत ऊंचा था तो हमने जहाज ही बना दिया। अब लोग, अगर अब देखो ना, कितना लिविंग है ये सारी चीजें। बट जब हम इसको बहुत एक्सट्रीम पर लेकर जा रहे हैं, फिर हमें समझ आ रहा है कि नहीं, हम नहीं है पावरफुल। पावरफुल कौन है? पावरफुल तो नेचर ही है। हिमाचल में ही देखो, इतनी टनल्स बना दी, कितने पहाड़ थे उससे ज्यादा टनल बना दी। फिर पहाड़ ने क्या दिखाया, नेचर ने अपना पूरा रूप दिखाया कि नहीं, अभी भी डिटर्मिनिज्म है। तो फिर हम कंबाइन कर देते दोनों को, नियो डिटर्मिनिज्म हम इसको करेंगे। सो यहां पर ये लोग क्या है, कौन कौन है इसमें, इराटो, इसमें हमारे पास कौन है, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल है, हिपार्कस है, और कौन है, इराटोस्थनीज है, और कौन है, टॉलमी है। ये सब ग्रीक है ना। पीरियड भी लिख ही सकते हो आप, थर्ड सेंचुरी बीसी से लिख लो, फर्स्ट सेंचुरी एडी तक रेंज लिखना होता है, करेक्ट कुछ नहीं होता है। किसी को नहीं पता ये कब थे, है ना। कोई बोलता है फोर्थ सेंचुरी में थे, कोई बोलता है थर्ड सेंचुरी में, कोई बोलता है सेकंड सेंचुरी में, आप भी ऐसे ही लिखो। ठीक है। दूसरा डिटर्मिनिज्म, सेकंड डिटर्मिनिज्म हमारे पास जो था वो कौन सा होगा, दैट विल बी योर क्लासिकल डिटर्मिनिज्म। इसको देने वाले कौन थे, इसको देने वाले थे वेरिनियस एंड कांत। इमैनुअल कांत को आप हर जगह पढ़ोगे। ये कहीं 16th सेंचुरी बीसी में था, सॉरी एडी में था। इन्होंने ह्यूमंस को थोड़ा सा एक्टिव एजेंट घोषित कर दिया कि नहीं है ह्यूमन का रोल, बट पॉसिबिलिज्म नहीं है वो, है ना। बट उनका जो व्यू था, दैट पेव्स द वे फॉर द पॉसिबिलिज्म, क्लासिकल डिटर्मिनिज्म। उसके बाद हमारे पास एक और डिटर्मिनिज्म आता है, वो कौन है, और लीनियंट डिटर्मिनिज्म, एंथ्रोपोसेंट्रिक डिटर्मिनिज्म। अब देखो ये शब्द कितने क्रिटिकल है। एंथ्रोपोसेंट्रिक, एंथ्रोपो मतलब ह्यूमन, सेंट्रिक मतलब ह्यूमन सबके सेंटर में है। तो वो जो डिटर्मिनिज्म था, दैट वाज द इकोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। इसको देने वाले दो इंपॉर्टेंट स्कॉलर हैं। वन इज अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, अब ये हर जगह पर आते रहेंगे, हम्बोल्ट। और दूसरा कौन है, कार्ल
रिटर, ये दोनों एक दूसरे को फॉलो, कार्ल रिटर हमबोल्ट को ब्लाइंडलेसली फॉलो करता है, जो जो इसने बोला सब यस है ना। और इसके बाद अब अगर हम और देखेंगे तो इकोलॉजी के बाद अब इन दोनों की डेथ हो जाती है 1850, सॉरी, हमबोल्ट की डेथ हो जाती है 1858 के बाद आसपास। और उस दौर में रिसर्च कौन कर रहा है? चार्ल्स डार्विन रिसर्च कर रहा है। और डार्विन का रिसर्च एक बहुत ज्यादा एक तरह का पैराडाइम शिफ्ट कर दिया हर चीज में। उसने जब बोला कि भाई ह्यूमन का कोई पुनर्जन्म और ये सब होगा नहीं होगा तो पता नहीं, बट ये जरूर है कि ह्यूमन हमेशा ऐसा नहीं था जैसा आज है। उसने एवोल्यूशन के बारे में बता दिया। उसने बता दिया कि पहले सब लोग क्या थे? क्वाड्रप्स थे। हमारे ये हाथ खाने के लिए नहीं, चलने के लिए यूज होते थे, मारने के लिए यूज होते थे। फिर जब हमने 5 हाथ से खाना शुरू किया तो फिर ये थंब का शेप ऐसा हो गया। तो फीडिंग हैबिट ने क्या किया? एवोल्यूशन किया। इस जरूरत ने कंपल्शन की, ऑब्लिगेशंस लाई कि थंब को अब ऐसा बनना पड़ेगा। समझ आया? तो इसको क्या बोलेंगे? नेचुरल सिलेक्शन। नाउ बॉडी में जब ऑर्गन डेवलप होता है ना, दैट इज द नेचुरल सिलेक्शन। ओनली दैट ऑर्गन विल रिमेन विच हैज सम पर्पस। और जो यूजलेस ऑर्गन है वो खुद ब खुद क्या हो जाएंगे? डिसअपियर हो जाएंगे। नाउ इसी नेचुरल सिलेक्शन से क्या होगा? स्पीशी का एवोल्यूशन होगा। ठीक है? तो इसको हमने क्या बताया? इसको इसने बताया कि ये हमारे पास जो था, दिस वाज द साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म। साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म देने वाला कौन है? डार्विन है, चार्ल्स डार्विन है। इसने और भी बोला है, उसने सोशल डिटर्मिनिज्म भी बताया है, बट उसमें जानने की कोई जरूरत नहीं। वहां पर यह बता रहा है कि भाई जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, दैट विल डिसाइड द फेट ऑफ द पीपल्स। होता भी ऐसा ही है। फिर वो इस बात को जस्टिफाई करता है कि बिगर कंट्रीज विल सब्जुगेट द स्मॉलर कंट्रीज, वेरी नेचुरल, बिकॉज स्मॉलर कंट्रीज आर वीक एंड बिगर कंट्रीज आर स्ट्रॉन्ग एंड देयर इज द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ये भी उसने सिद्धांत दिया है। इसको क्या बताया उसने? दिस इज द सोशल डार्विनिज्म भी बोला गया है इसको, या फिर सोशल डिटर्मिनिज्म भी इसको बोला गया है। और उसके बाद हमारे पास लास्ट में फिर एक थॉट बदलना शुरू हुआ। अगेन एक इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म आया, और इसको देने वाला कौन था? फ्रेडरिक रेडजल। रेडजल इज द फादर ऑफ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। समझ आया? इसने इसने भी इसका व्यू भी बदल रहा है। इसने भी एक तरह का इस तरह की बात की है कि देखो, नेचर इज पावरफुल, लाइक दिस ग्रीक स्कॉलर की तरह इन्होंने भी यही बताया, नेचर इज पावरफुल। पर थोड़े अपने एंड स्टेज में इसने थोड़ा सा, ये भी थोड़ा सा ह्यूमन सेंट्रिक हो गया। तब इसने बोला कि नहीं नहीं नहीं, नेचर ही नहीं है सब कुछ, ह्यूमन भी है। फिर उसको करेक्ट करने के लिए एक और लेडी आती है, उसका नाम है, हर नेम इज चर्चिल सिंपल। दिस इज द चर्चिल सिंपल। चर्चिल सिंपल ने तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में बताया है। और इसका भी एक स्टूडेंट है, उसका नाम है हटिंगटन। सो दीज आर ऑल दी स्कॉलर्स एंड देयर व्यूज जो उन्होंने हमारे बीच में रखे। ठीक है? शॉर्ट शॉर्ट लिखोगे इसके बारे में ब्रीफली? अब देखो, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में क्या बता रहा है? इन्वायरमेंट इज मोर पावरफुल। क्लासिकल वाले बोल रहे हैं मैन इज द पार्ट ऑफ नेचर, ही कैन रिशेप हिज हैबिटेट। इकोलॉजिकल वाले बोल रहे हैं मैन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द नेचर, बोथ आर इंटीग्रल बिकॉज ए लिविंग एनर्जी बाइंड देम ऑल टुगेदर। साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म वाले बोल रहे हैं, फिर नेचर को पावरफुल बना रहे हैं कि नो 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 नो, मैन का कोई रोल नहीं है, इवन मैन का ऑर्गन्स आर डेवलप्ड बाय द इन्वायरमेंट। देन इट इज द इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बहुत स्ट्रांग हो गया। रेडजिल ने साफ कहा कि मैन इज मोर पावरफुल, सिमिलर टाइप ऑफ इन्वायरमेंट विल प्रोड्यूस सिमिलर टाइप ऑफ इकोनॉमीज, सिमिलर टाइप ऑफ कल्चर्स। ये बात उसने बताई है ना। अब जैसे हमारे पास थार है, यहां पर थार डेजर्ट है, यहां पर अरेबियन डेजर्ट है, यहां का क्रॉप विल बी सेम, यहां का फीडिंग हैबिट विल बी सेम, यहां का कपड़े पहनने का स्टाइल विल बी सेम, यहां का घर बनाने का स्टाइल विल बी सेम।
सो रेडजल ने क्या बताया, यहां के लोग चाहते तो कुछ और कर सकते थे, बट वो ना कर पाए, क्यों? बिकॉज उनका इन्वायरमेंट है फोर्स देम टू डू सो, जो वो यहां पर कर। तो बता, सिमिलर क्लाइमेट, सिमिलर इन्वायरमेंटल कंडीशंस विल प्रोड्यूस सिमिलर टाइप ऑफ कल्चर। समझ आया? पर बाद में उसने इसको मॉडिफाई करने की कोशिश की थी, बट तब तक उसकी डेथ हो गई। फिर उसकी एक डिसाइपल आती है, चर्चिस सैंपल। ये एक स्टॉन्च इन्वायरमेंटलिस्ट थी। स्टॉन्च इन्वायरमेंटलिस्ट समझते हो? कि इसने बोला कि मैन इज नथिंग, मैन इज द स्लेव, इन्वायरमेंट इज द मास्टर। तो उसने बताया कि आप इन्वायरमेंट को वर्शिप करो, इट इज वेरी वेरी एसेंशियल दैट यू शुड वर्शिप द इन्वायरमेंट। मैन हैज मल्टीपल प्रॉब्लम and no solution. Environment always have the solution to solve the problem. Therefore environment should always be worshipped. आज की डेट में भी हम यही सब बातें करते हैं। इन्वायरमेंटलिज्म इसको बोलते हैं। इसको बोला जाता है इसने जो एक जो व्यू दिया है, इसको जो है क्या बोला जाता है, इन्वायरमेंटलिज्म की इसको जनक कहा जाता है। जहां पर हम बात करते हैं, हम लोग जाते हैं ना पेड़ पौधे लगाने, क्यों जाते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि इससे हमारा इन्वायरमेंट बचेगा। हम जो है जंगलों में सेक्रेड ग्रुप्स होते हैं, बोलते हैं कि ये नारसिंह देवता का पेड़ है, इसको नहीं काटेंगे। क्यों? बिकॉज वो क्या है, एक तरह का इन्वायरमेंटलिज्म है, और उसकी शुरुआत कहीं इधर से हो रही है। कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखो, हिस्ट्री, इवोल्यूशन ऑफ दिस। फर्स्टली इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में कौन कौन है, इन्होंने क्या बताया है, एक लाइन में इसको लिखेंगे, स्मॉल वन। ड्यू टू लिमिटेड टेक्नोलॉजी, ड्यू टू लिमिटेड टेक्नोलॉजी, नेचर नेचर nature was considered nature was considered coercive force, coercive force, coercive force होता है कि भाई मजबूर करो, coercive force। and man was considered as slave, man was considered as slave। ठीक है, एक लाइन छोटी सी और लिखाऊंगा। man was afraid of ferocity of nature, man was afraid of ferocity of nature। ferocity समझते हो? नेचर का जो गुस्सा है ना, उससे डर लगता था मैन को। मैन वॉज अफ्रेड ऑफ फेरोसिटी ऑफ नेचर, दस दस वर्शिप्ड द नेचर इन वेरियस वे, वर्शिप द नेचर इन वेरियस वे। एक पॉइंट हो गया, स्मॉल लिखा है हमने ना, दीज आर द प्रपोनेंट ऑफ दिस स्कूल ऑफ थॉट। समझ आया? नाउ द सेकेंड वन विल बी क्लासिकल डिटर्मिनिज्म में वेरेनियस एंड कांत। वेरेनियस एंड कांत, man is not, they considered man as a part of nature, they considered man as a part of nature, not the slave, man as a part of nature, not the slave, and assigned man a role, and assigned का मतलब होता है कि उनको एक काम दे दिया, है ना। assigned man a role to reshape, to reshape, to reshape his surrounding, to reshape his surrounding, या फिर हैबिटेट, कुछ भी लिखो। ठीक है, ये भी हो गया। मतलब यहां पर देखो ह्यूमन सेंट्रिक व्यू आना शुरू हो गया। तो हम ऐसे बोलते हैं कि क्लासिकल जो थिंकर्स थे, क्लासिकल जो स्कॉलर्स थे, डिटर्मिनिस्ट थे, उन्होंने किसकी नींव रखी? उन्होंने पॉसिबिलिज्म की नींव रखी। बट पॉसिबिलिज्म आया नहीं, है ना। दे लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ व्हाट? पॉसिबिलिज्म। मैन को एक एक्टिव रोल दे दिया। थर्ड, इकोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। अब लिखो, वॉन हम्बोल्ट एंड कार्ल लिटर क्या बोलते हैं? हम्बोल्ट 1830 के आसपास था हम्बोल्ट। हम्बोल्ट वही 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 हम्बोल्ट करंट, पेरू चिली करंट। अब देखो हम्बोल्ट कहाँ स्टडी कर रहा है, यहाँ पर बैठ के स्टडी कर रहा है ना ये, तो इधर ही जब वो करंट है। अब आप बहुत सारी चीजों को फाइंड आउट करोगे कि वो कोई चीज कहाँ है, तो क्यों है ना। तो लिखो यहाँ पर, लिखो
इसने एक हम्बोल्ट एनिग्मा भी दिया है। हम्बोल्ट एनिग्मा बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। देखो ना, पूरी दुनिया में हमारे पास कितने क्लाइमेट है। ये इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है, ये ट्रॉपिकल मॉनसूनल है, फिर ट्रॉपिकल डेजर्ट है, फिर हमारे पास ट्रॉपिकल सवाना ग्रासलैंड्स है। ऊपर की तरफ जाओगे टेम्परेट डेसिडस है, कोल्ड डेजर्ट है ना। फिर हमारे पास टुंड्रा टेगा है, टुंड्रा है, सब है। अगर आपने ये सारे क्लाइमेट घूमने हैं तो आपको पूरी दुनिया का चक्कर लगाना पड़ेगा। पर अगर आप किसी पर्वत पर हो, माउंटेन पर हो, जैसे हम यहाँ हिमालय में हैं, तो हिमालय में अगर आप हो तो नीचे से ऊपर की तरफ जैसे जैसे जाओगे सब आपको यहीं पर मिलेगा। नीचे आपको इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट टाइप का वेजिटेशन मिलेगा, प्रोवाइडेड बारिश होनी चाहिए। यहाँ ट्रॉपिकल मानसून मिलेगा, टेम्परेट मिलेगा। यहाँ पर टेगा मिल सकता है, यहाँ पर अल्पाइन मेडोज मिल सकता है, ऊपर पोलर क्लाइमेट भी मिलेगा। जो माउंटेन्स है, कहीं पर भी अगर है, एनीवेयर ऑन दिस प्लेनेट अर्थ अगर माउंटेन है, दे आर मोर डाइवर्स, वो ज्यादा डाइवर्स होते हैं। अब हम बोलते हैं ना कि क्लाइमेट चेंज के दौर में हिमालयन रीजन इज मोर इकोलॉजिकली फ्रेजाइल और सेंसिटिव। व्हाई? बिकॉज हिमालय में डाइवर्सिटी कितना है, कितना वेराइटी ऑफ लाइफ है। जैसे ही थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा, ये सारा का सारा बायोलॉजिकल लाइफ क्या होना शुरू हो जाएगा, खत्म होना शुरू हो जाएगा ना। लिखो एक पॉइंट, हमारे पास वॉन हम्बोल्ट का पॉइंट हम लिख रहे थे। सो वी हैव द वॉन हम्बोल्ट पॉइंट, लिखो। he considered that nature without man is meaningless. He considered that nature without man is meaningless because because there is a there is a living energy, there is a living energy which binds all biotic and abiotic components. क्या लिखूं? Which binds biotic and abiotic components, बताओ जरा। नेक्स्ट पॉइंट, टुगेदर, है ना, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट टुगेदर। अब आपको लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर हमारी जिंदगी पॉसिबल है? नहीं। हम ऑक्सीजन को तो पूछते हैं, ऑक्सीजन 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 चाहिए, बट ऑक्सीजन के साथ सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड भी है। बिकॉज जब फोटोसिंथेसिस होता है तो मेन इनपुट क्या है? CO2, है ना। तो देर इज ए लिविंग एनर्जी दैट बाइंड्स ऑल टुगेदर। हमारे यहां पर है ना, लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। नाउ ये जो सूरज सन से हमारी तरफ एनर्जी आ रही है, ये किसी ना किसी वे में हम सबके थ्रू जा रही है। अबायोटिक हो गया नॉन लिविंग, बायोटिक हो गया लिविंग। समझ आ गया? एक पॉइंट और लिखो। इसने एक और लाइन दी है, जुसामिन हैंग। एक इसका टर्म है वॉन, इसका हम्बोल्ट का, दैट इज जुसामिन हैंग। ये एक जर्मन शब्द है, जुसामिन हैंग मीन्स ऑल इन मदर अर्थ, ऑल इन मदर अर्थ, मदर अर्थ, ब्रैकेट में लिख सकते हो लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग हैंग टुगेदर। यहां पर सब इकट्ठे हैं, किसी को सेपरेट नहीं किया जा सकता। ऑल इन मदर अर्थ, दैट इज ऑल इन मदर अर्थ, लिविंग एंड नॉन लिविंग हैंग टुगेदर, इकट्ठे सब जी रहे हैं। तो इसको बोलते हैं जुसा मैन हैंग, है ना। इंटरडिपेंडेंसी, इंटरडिपेंडेंसी ऑफ मैन एंड नेचर। नेचर मैन पर डिपेंडेंट है और मैन किस पर डिपेंडेंट है? नेचर पर डिपेंडेंट। ठीक है। अब कार्ल रिटर का व्यू भी थोड़ा सा लिखना है आपने। कार्ल रिटर, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। कार्ल रिटर का जो डिटर्मिनिज्म है, इसको भी इकोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म बोला जाता है। ही ऑल्सो इज द प्रोपाउंडर ऑफ इकोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। नाउ इसने क्या बताया, देखो इसका व्यू कितना अच्छा है। इसका व्यू ऐसा है कि ये हिमालय के बारे में अगर आप देखो ना, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल स्टडी रोल ऑफ हिमालय टू शेप द कल्चर ऑफ इंडिया। कहीं पर क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द रोल ऑफ हिमालय टू शेप द कल्चर ऑफ इंडिया? रोल ऑफ हिमालय इन द सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, क्या रोल है? अब देखो, ये हिमालय मिलियंस ऑफ ईयर से इधर ही है, और सदियों के दौरान इधर से अंदर की तरफ कौन आता है? ये आता है कोल्ड साइबेरियन,
कॉन्टिनेंटल एयर मास। कौन आता है? कोल्ड साइबेरियन कॉन्टिनेंटल एयर मास। और अगर ये अंदर की तरफ आएगा तो इधर टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बहुत कम, -40 डिग्री। दिल्ली में बर्फबारी हो जाएगी। टेम्परेचर विल गो, बहुत नीचे की तरफ टेम्परेचर जाएगा। और समर के दौरान इधर से मानसून जाती है और ये हिमालय इन मानसून को रोक लेता है। सो यहीं पर सारी की सारी बारिश होगी, ओरोग्राफिक रेन। नाउ बिकॉज ऑफ द रोल ऑफ हिमालय वी हैव द इंडस वैली सिविलाइजेशन हियर। नाउ प्रेजेंटली वी हैव द यमुना गंगा सिविलाइजेशन हियर। ये क्यों हुई है? दिस सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट इज बिकॉज ऑफ द ओरोग्राफिक रोल प्लेड बाय द हिमालय। नाउ यहां पर कार्ल रिटर क्या बोलता है कि एवरी फीचर ऑन दिस प्लेनेट अर्थ हैज ए पर्पस टू परफॉर्म, या फिर हैज ए रोल टू प्ले। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बिना काम किए। हमारी बॉडी में कोई ऐसा ऑर्गन लगता है आपको कि जिसका कुछ पर्पस नहीं है ना? एवोल्यूशन में ये बात हुई है। बट कार्ल लिटर बोल रहा है प्लेनेट अर्थ पर वही चीज एग्जिस्ट करती है जिसका कोई ना कोई रोल है। अब अगर आप ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन मीनिंगलेस नहीं हो सकता। अगर ह्यूमन यहां पर है तो ह्यूमन का कुछ फंक्शनल रोल होगा। अगर माउंटेन यहां पर है, माउंटेन का कुछ फंक्शनल रोल होगा। इसीलिए किसी स्पीशी को यह बोलकर एक्सक्लूड कर देना कि वो तो एक स्लेव है, ये तो बहुत ही ज्यादा मिसनॉमर थिंग होगी। समझ आया? तो ही वॉज ए, लिखो एक पॉइंट, कार्ल रिटर वॉज ए टेलियोलॉजिस्ट। इसको बोलते हैं टेलियोलॉजिस्ट। ही वॉज ए टेलियोलॉजिस्ट। वो एक टेलियोलॉजिस्ट था। कार्ल रिटर वॉज ए टेलियोलॉजिस्ट and believed that that every creation in nature has a role. Every creation in a nature has a role. तो यहां पर ये हिमालय का केस स्टडी आप खुद डालो। ये क्वेश्चन बनता है, हिमालयंस रोल इन सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। फेवरेट क्वेश्चन है ये, यूपीएससी का भी और यहां का भी। समझ आए? फोटोग्राफिक रेनफॉल तो हो गई नहीं बोलते। अगर हमने ना शिवालिक का लिखा है क्वेश्चन, फिर हमने उसमें लिखा था कि ओरोग्राफिक रेनफॉल होगा वहाँ, जिसकी वजह से जो रीजन है शिवालिक की नीचे वाले रीजन जैसे बिलासपुर वगैरह वहाँ पर रेनफॉल होगा। ओके, पता नहीं होगा। नहीं मानसून के दौरान तो ओरोग्राफी ही होगा। उसमें पता क्या है, वो क्या बता रहे हैं, वो क्या, मैं आपको बताता हूँ उनका व्यू क्या है। उनका व्यू है ये, शिवालिक छोटा है ना, और फिर ये है पीर पंजाल, ये इस तरह का। उनका व्यू पता क्या है? उनका व्यू है कि यहां पर ओरोग्राफिक नहीं हो सकता। बात सही है। ओरोग्राफिक के लिए थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा ना। ओरोग्राफिक रेनफॉल सिर्फ यहां थोड़ी ना होगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई तो 800 मीटर है। अब कॉन्डेंसेशन होगी कहीं ऊपर 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 2 किलोमीटर की ऊंचाई। अब अगर ये होना है तो फिर हवाओं को यहां जाना पड़ेगा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2000 मीटर के आसपास है। यहां पर ये हवाएं ऊपर उठेगी, बादल बनेंगे और फिर बारिश होगी। नाउ उनका व्यू कहां पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि उसमें करेक्शंस है। नाउ वहां पर देखो, ये जो बारिश है ये सिर्फ यहां थोड़ी ना होगी। ये बड़ा रीजन है, कलेक्टिव रीजन है। इनको हमने डिवाइड किया है कि ये शिवालिक है, ये पीर पंजाल है। अदरवाइज है तो हिमालयन रीजन। यहां पर क्लाउड बने, इसने बारिश इधर भी की, इधर भी की। यहां पर क्या की? यहां से नीचे गंगा के मैदान तक ये ओरोग्राफिक रेनफॉल जा रहा है। जो पैदल चलेगी अरावली हाँ हाँ हाँ। तो अगर क्वेश्चन आता है शिवालिक से तब नहीं लिखना है, वो अगर बोलता है तब तो लिख सकते हैं। अगर शिवालिक हैज ए रोल इन ओरोग्राफिक लिफ्टिंग ऑफ एयर, है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि शिवालिक बहुत छोटा है ना। वो कहाँ ओरोग्राफिक लिफ्ट के लिए थोड़ा ऊंचा पहाड़ चाहिए। वो उसका कारण यही है, यही पीर पंजाल का बारिश यहां तक आएगा, इन्फ्लुएंस, हाँ, प्रभाव यहां तक आएगा है ना। यहां पर अब ऐसा नहीं है कि यहां पर बारिश ओरोग्राफिक नहीं है। बारिश तो ये ओरोग्राफिक ही है, बट इसकी वजह से नहीं है। कॉज क्या है? कॉज ये है। समझ आ गया? ये है। अब अगर मैं यहां आपको बता रहा हूं, देखो हमारे पास गंगा के मैदानों में बारिश होती है ना। हमारे पास यहाँ गंगा के मैदानों में बारिश होती है। ये हिमालय है, यहां पर जो बारिश हो रही है मानसून के दौरान, ये भी ओरोग्राफिक है। ये किधर से हो रही है?
ये हिमालय का ही प्रभाव यहां तक है। ये ऐसा थोड़ी ना है कि इतने जो थोड़े से एरिया में नलका खुलेगा और बारिश होगी। नहीं, ये आसमान में कितने बड़े एरिया में बादल बनेंगे, है ना। तो ये बड़े बहुत बड़े एक्सटेंसिव एरिया में होगा, है ना, ऐसा है। अच्छा सर। हाँ, हिमालयन रोल इन, ऐसा आ सकता है द रोल ऑफ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन इज इलेबोरेट, इलेबोरेट द रोल ऑफ हिमालय, या लिखो इलेबोरेट द हिस्टोरिकल रोल ऑफ, हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल रोल ऑफ, जियोग्राफिकल रोल ऑफ सिविलाइजेशनल, सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट, सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो स्टॉप। अब इसको आपने लिखना, देखो 200 वर्ड्स में। समहाउ आप यहां पर डिटर्मिनिज्म को लेकर आओ। अब आपका काम यहां पर क्या है कि आप यहां पर डिटर्मिनिज्म को किस तरह से इनकॉर्पोरेट करते हैं। अब क्वेश्चन तो बहुत आसान है, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं है ना, बट आपने इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है ना। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन सिर्फ इंडिया में क्यों आई, कहीं और क्यों नहीं बनी? गंगा सिविलाइजेशन चाइनीज सिविलाइजेशन से इतनी सेपरेट क्यों है? इट वॉज फोर्स्ड बाय हिमालय। हिमालय बीच में है, अदरवाइज हम चाइनीज लोगों के साथ मिलते जुलते हैं। उनका एवोल्यूशन ही कुछ और प्रकार का है, उनकी आंखें, उनका स्टाइल, एवरीथिंग इज वेरी डिफरेंट, कल्चर उनका अलग है। ये क्या है? दिस इज ड्यू टू द ओरोग्राफिक बैरियर हमारे बीच में है। कौन है? हिमालय, है ना। अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम क्वेश्चन आएगा कि ये सिविलाइजेशन सिर्फ इधर शिमला के आसपास क्यों नहीं डेवलप हुई, क्यों प्लेन में ही डेवलप हुई? ये भी एक लिमिटेशन है, ओरोग्राफिक लिमिटेशन है ना। जो हिमालय है वो क्या करेगा? दिस विल फोर्स पीपल टू लिव इन द फ्लैट एरिया, बिकॉज हिमालय का जो स्लोप है वो बहुत स्टीप है। जिस दौर में ये सिविलाइजेशंस बनी है, इस तरह से आपने इसको लिखना है। हिस्टोरिकल में आपने इनकॉर्पोरेट करना है कि आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन कब थी, है ना। उसके बाद कोशिश करो, अगर आप लिख सकते हो, आपके दिमाग में दिल्ली सल्तनत आता है, आपके दिमाग में गंगा, हाँ, अगर बस, यस यस यस, वही। ये देखो ना कि वाई दीज ऑल इन्वेजन्स टुक प्लेस थ्रू दिस साइड, इधर से क्यों नहीं आया कोई अंदर, सब इधर से ही क्यों आए? चाहे टर्क्स की बात करो, मुगल्स की बात करो, ग्रीक्स की बात करो, आर्यंस की बात करो, सब इधर से ही आ रहे हैं। क्यों? बिकॉज यहां पर बैरियर नहीं है। रिलेट कर सकते हो ना इसको। आज इतना ही करते हैं, है ना। टेलियोलॉजिस्ट होता है वेयर समथिंग ऑकर बिकॉज देयर इज ए पर्पस। कोई भी प्रोसेस अगर ऑपरेट हो रहा है, कोई भी फीचर ऑपरेट हो रही है, वो तब ऑपरेट हो रही है क्योंकि उसका कुछ निश्चित गोल है ना। मैं भी एक टेलियोलॉजिस्ट हूं बिकॉज आई हैव ए पर्पस दैट कि आप सब लोग क्या है, एचएएस बन जाओ। समझ आए? तो टेलियोलॉजिस्ट कौन होता है? टेलियोलॉजिस्ट क्या होता है? वहां पर जहां पर एक फिनोमिना ऐसा हो जिसके पास कोई ना कोई फंक्शनल रोल हो। समझ आ गया? तो कार्ल रिटर ने बात की है अर्थ के केस में, वही बात डार्विन ने की है ह्यूमंस बॉडी के केस, स्पीशीज के केस में। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट सभी को क्लियर हुआ? एक बार जल्दी से बता दीजिए। अगर किसी के कुछ, अच्छा हमारे बीच में दीपांश जी है, कल आपका एक डाउट था कि ऑनलाइन बैच क्यों ना लिया जाए। देखो पता क्या है, जो वो रिकॉर्डेड बैच है, एक तो वो पिछले साल वाला है कि उससे भी पिछले साल वाला है, पिछले साल वाला है शायद वो। दूसरा देखो, जो हमारे साथ क्लास में लाइव इंटरेक्शंस होता है ना, उसका एक अपना वैल्यू है ना, वो आपको रिकॉर्डेड में नहीं मिल सकता। समझ आया? तीसरा यहां पर क्या है कि जैसे हम डेली क्वेश्चन आंसर आपके लिखेंगे, चेक करेंगे, इवैल्यूएशंस मिलेंगे, आप मतलब एक स्ट्रीम में रहेंगे, आप एक सिस्टम, एक इकोसिस्टम में रहेंगे जहां पर एक तरह का आइडिया का एक्सचेंज होता रहेगा। मैं आपको बहुत सारी चीजें ऐसी बताऊंगा जो बुक्स में भी नहीं होगी, है ना। होता है ना, जब हम डिस्कशन करते हैं तो कितनी चीजें इवॉल्व होकर बाहर आती है, कहीं ना कहीं वो हर पहलू में काम आती है ना। तो ये हमारा एक व्यू है जी। इसलिए जो ऑफलाइन या फिर जो लाइव क्लासेस होती है, इनका अपना रेलेवेंस है। और ये ऑब्वियसली यस, जो पेपर से रिलेटेड जो थोड़े बहुत अपडेट्स हैं, अब पिछले बैच में मैंने ये वाला एरिया नहीं किया है पर्सपेक्टिव,
क्योंकि उस दौर में क्वेश्चन कुछ और थे, अब क्वेश्चन इस पैरामीटर पर आ रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा हमने ट्रेंड को समझने के बाद चीजें इवॉल्व की है। तीसरा, देखो इस बैच का एक एडवांटेज आपके लिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि ये एरिया ऐसा है जिसको फोकस करना जरूरी है। बाकी एरिया ऐसा आएगा जो हमने जीएस में भी किया होगा और बच्चों ने भी किया होगा, वो हम समझेंगे इलेबोरेटली, बट नोट्स आपके पास होंगे, बहुत शॉर्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस में हम यहाँ पर लिखेंगे। इन चीजों में अगर हमने पॉइंटर्स बना दिए तो फिर उनको ग्रास्प करना कठिन हो जाएगा बाद में, है ना। क्लासेस खत्म हो जाएगी, हम किसी और टॉपिक में चले जाएंगे, फिर पर्सपेक्टिव दिमाग से गायब हो जाएगा कि क्या था क्या नहीं था। समझ आए? इसलिए लिखना इसलिए बहुत जरूरी होता है कि जो आप लिखते हैं वो हमेशा आपका अपना हो जाता है। अब जो आप नहीं लिखेंगे, जो मैं बोल रहा हूं, वो तो 4 दिन 5 दिन रहेगा, है ना। जो लिखा हुआ है वो आपके पास हमेशा वो एटर्नल हो जाता है, मतलब वो कहीं नहीं जाता फिर। इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, और किसी की कोई क्वेरी है जी? दीपांश जी? आजकल तो गला बहुत खराब हुआ है, पहले वाली क्लास में तो ज्यादा ही खराब था, थोड़ा खराब। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू।